गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माय ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज 15 सितंबर 2020 दिन मंगलवार की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हमारा जो जंतुओं के पोषण पाठ के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है वह है मानव में पाचन। मनुष्य में पाचन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में और आपसे चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, यह क्रिया हमारे शरीर की एक बहुत जटिल क्रिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस पाचन की क्रिया में हमारे शरीर के कौन कौन से अंग कार्य करते हैं। सबसे पहले तो मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय एवं गुदा या मलद्वार, ये आहार नाल के भाग होते हैं। विद्यार्थियों, पाचन की जो क्रिया होती है वो हमारी एक भोजन की एक लंबी नली होती है जिससे वह भोजन गुजरता है, इसको हम आहार नाल कहते हैं। विद्यार्थियों, यह क्रिया आहार नाल के इन समस्त अंगों के द्वारा संपन्न होती है और प्रत्येक अंग का अपना अपना महत्व और अपना अपना महत्वपूर्ण कार्य होता है। विद्यार्थियों, प्रत्येक अंग में कुछ रस, कुछ एंजाइम निकलते हैं जिनसे भोजन सुपाच्य और उनमें पाए जाने वाला पौष्टिक तत्व पदार्थ उनका पाचन होता है, फिर वह हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। आइए इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए चलते हैं आज के इस टॉपिक की ओर। विद्यार्थियों, सबसे पहले तो बात करते हैं, हम सभी लोग भोजन प्रतिदिन करते हैं। हम प्रतिदिन जब भोजन करते हैं तो आप लोग क्या महसूस करते हैं? जैसे आपने भोजन को मुंह के अंदर रखा और हमारे दांतों का काम करना प्रारंभ हो जाता है। विद्यार्थियों, दांतों के द्वारा भोजन को काटा जाता है, चबाया जाता है, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। दांतों के भोजन के काटने या छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करने के पश्चात हमारी जो लार ग्रंथियां हैं मुंह में, उनका कार्य करना प्रारंभ हो जाता है और लार ग्रंथियों से लार भोजन में मिल जाती है जिससे कि भोजन को वह चिकना कर देती हैं, सुपाच्य बना देती हैं। लार ग्रंथियों से लार भोजन में मिलकर के भोजन को चिकना और लसलसा बना देती हैं। इसके पश्चात विद्यार्थियों, एक प्रश्न यहाँ पर उठता है, जब आप अगर आपने महसूस किया हो भोजन करते समय कि भोजन करते समय रोटी के टुकड़े को आप जितनी अधिक देर तक चबाएंगे उतना अधिक मीठापन आपको लगने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लार ग्रंथियों में एक टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। टाइलिन नामक एंजाइम क्या करता है कि इस रोटी में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को वह छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उसको ग्लूकोज में बदल देता है। और विद्यार्थियों, आप तो जानते हैं कि ग्लूकोज कैसा होता है, मीठा लगता है। इस कारण से हमें अधिक देर तक रोटी को चबाने पर वह रोटी मीठी लगने लगती है। अब विद्यार्थियों, दांत का काम है काटना, चबाना। लार ग्रंथियों का काम है कि टाइलिन नामक एंजाइम को उसमें मिलाना और कार्बोहाइड्रेट नामक पदार्थ को, पौष्टिक पदार्थ को तोड़ करके सुपाच्य बनाते हुए उसको लसलसा करके ग्लूकोज में परिवर्तित कर देना। विद्यार्थियों, भोजन में पाए जाने वाला यह एक पौष्टिक तत्व कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो यही हो गया। अब आगे बढ़े कि भोजन में जो वसा, प्रोटीन, खनिज लवण हम ले रहे हैं उनका पाचन कहाँ होता है और कैसे होता है, आइए इसके बारे में समझते हैं।
इसके बाद लार के साथ चिकना होकर भोजन आहार नाल के ग्रसनी और ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रसनी और ग्रास नली के माध्यम से होता हुआ भोजन हमारा आमाशय में आता है। विद्यार्थियों, ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। अब भोजन इसके माध्यम से कहां पहुंचा? आमाशय में। आमाशय में क्या है? आमाशय की जो दीवारें होती हैं, इनसे एक रस निकलता है जिसे हम जठर रस कहते हैं। और विद्यार्थियों, जठर रस में कुछ पाचक एंजाइम HCl अम्ल एवं श्लेष में पाया जाता है। अब पाचक एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं विद्यार्थियों? पाचक एंजाइम में पेप्सिन और रेनिन नामक के एंजाइम निकलते हैं, जो कि भोजन में प्राप्त प्रोटीन का पाचन करते हैं। और विद्यार्थियों, पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन करना। इसी प्रकार रेनिन नामक जो पाचक एंजाइम निकलता है, वह हमारा दूध को दही में बदलता है, यानी ऑक्सीडेशन का काम करता है। विद्यार्थियों, ये तो थे एंजाइम का काम। अब जो HCl अम्ल होता है, यह HCl अम्ल का क्या काम होता है? विद्यार्थियों, आमाशय में उपस्थित HCl अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है और अम्लीय बनाने के साथ साथ भोजन में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको वह नष्ट करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। विद्यार्थियों, आमाशय में इस प्रकार का कार्य होने के पश्चात फिर भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में पहुंचने पर भोजन का काम क्या है? क्या काम होता है वहां पे पित्ताशय से निकलने वाला पित्तरस और अग्नाशय यानी यकृत से निकलने वाला अग्नाशयी रस दोनों ही नलिकाओं द्वारा पहुंचते हैं और इन रसों में उपस्थित जो एंजाइम होते हैं वह प्रोटीन और वसा को सुपाच्य बनाते हुए उसका पाचन करते हैं। विद्यार्थियों, भोजन का जो संपूर्ण पाचन है वह हमारा इस छोटी आंत में ही सब हो जाता है। पाचन के फलस्वरूप भोजन अब यहां पर तरल अवस्था में आ जाता है। अब यहां से छोटी आंत के अग्रभाग से होता हुआ भोजन यहाँ अंतिम भाग पर पहुंचता है। यहां पर अंगुली नुमा उभार वाली बिलाई नामक एक चीज पाई जाती है। इससे होता क्या है कि भोजन में जो पौष्टिक पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है। विद्यार्थियों, छोटी आंत के अंतिम भाग द्वारा भोजन में उपस्थित पौष्टिक तत्वों पौष्टिक पदार्थों को अवशोषित करने की क्रिया अवशोषण कहलाती है। छोटी आंत के पश्चात यह भोजन उपयोगी कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि और अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन के हेतु उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का कोशिकाओं द्वारा अवशोषित करना स्वांगीकरण कहलाता है। उनको अंगीकृत कर लेती हैं कोशिकाएं, उपयोग कर लेती हैं। इसके बाद जो अवशिष्ट भोजन हमारे शरीर में पाचन क्रिया के दौरान बचता है उसका क्या होता है? वह भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है और बड़ी आंत में पहुंचने पर यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर जल को अवशोषित कर लिया जाता है। अब जल को अवशोषित करने के पश्चात हमारे शरीर में गया हुआ भोजन का कोई भी हिस्सा नहीं बचता, सिर्फ अपशिष्ट भोजन ही बचता है, जो कि मलाशय और गुदा के माध्यम से उसका हम बहिक्षेपण कर देते हैं, उत्सर्जन कर देते हैं। यह क्रिया बहिक्षेपण कहलाती है।
तो विद्यार्थियों, ये था मनुष्य के शरीर का पाचन क्रिया का एक छोटा सा रूप। अब विद्यार्थियों यहाँ पर दंत देख रहे हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक जो अग्र दांत होते हैं उनको काटने का काम होता है। रदनक जिसको वो फाड़ने का कार्य करते हैं। अग्र चवर्णक पीसने और चबाने का काम, और चवर्णक यानी पीछे की जो डाढ़ें होती हैं जिनको हम डाढ़ कहते हैं, वो चवर्णक कहलाते हैं, वो पीसने और चबाने का काम करते हैं। विद्यार्थी, उस क्रिया को हम एक निम्नलिखित क्रिया द्वारा समझ सकते हैं। नंबर 1, अंतर्ग्रहण। सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण करना, ग्रहण करने के पश्चात पाचन होना, पाचन का अवशोषण, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का वैक्षेपण। तो विद्यार्थियों, इसके बाद आगे की क्रिया के लिए फिर पुनः एक बार कल उपस्थित होकर के आगे बढ़ेंगे कि एक कोश के जीवों में पाचन किस प्रकार होता है और कैसे संपन्न होता है, उस लेसन को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।